जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। अभी के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो कल 4 मार्च 2025 को जो आपका कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था। तो जो उसके अंदर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे उनको मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसका सटीक आंसर था। ठीक है। और बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि क्या किसका आंसर है, क्या किसका आंसर है, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों की यहाँ पर क्लियर कर लूंगा। ठीक है। तो आप लोगों को एक एक करके ये चीजें देखनी है यहाँ पर। ठीक। अगर आप लोगों को आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है, ठीक है, खासकर वो बच्चे जो अब 2026 में यूके बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स के लिए। तो अभी तो मैं सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस को ही कराऊंगा जो आपके एक एक नंबर के एमसीक्यू वाले थे। अगर आप लोगों के रिस्पांस सही रहते हैं और आप लोग बोलते हैं सर कि इसके आगे का जो ये पूरा पेपर है इसका आप लोग पूरा एनालिसिस करें, और करूंगा करूंगा मैं निश्चित तौर पे उसे। ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहेगा और बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से आपको जो 2026 के लिए तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करनी है। ठीक है। तो जो हमारा इस बार वाला बैच था, ठीक है, 2024-25 वाला, तो वहाँ पर जितने भी अभी तक मेरे छात्रों से बातचीत हुई है तो छात्रों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है कि हाँ सर, जो आप जिस प्रकार से आपने बताया था, जो आपने पढ़ाया है, जो आपने जिस तरीके से अप्रोच बताई थी उसी प्रकार से जो है वो पेपर रहा है। ठीक है। जैसे मैंने साफ साफ बोला था कि जो न्यूमेरिकल्स है वो आपका एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है आपको एनसीईआरटी से डिक्टो देखने को मिले हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो छात्र मेरे पास पढ़े हुए हैं तो उन्होंने आसानी से कर लिया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका इस एग्जाम के बारे में कि क्या किसके आंसर हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन था। इसका जो आंसर क्या होना था, जब किसी ठोस चालक को कुछ आवेश स्थानांतरित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में क्या होता है। तो इसका आंसर पहले ही था भाई, या चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए किया है उन बच्चों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, किसी वैद्युत दुर्घटना के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यापक सूत्र क्या है। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हैं। ठीक है, बहुत ज्यादातर बच्चे इसका सी ऑप्शन करके आए हैं। ठीक है। तो मैं नहीं जानता हूँ कि किस आधार पर वो सी करके आए हैं इसका। तो v बराबर जो जीरो है, ठीक है, ये आपका निरक्षीय स्थिति का लिए होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति के लिए चीजें आती है, आपका वैद्युत विभव का सूत्र होता है। और ये जो जो ये वाला सी वाला है, ये आपका अक्षय स्थिति के लिए होता है। क्लियर है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सरल था, टेस्ला निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये इजिली आप लोगों ने कर लिया होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। उसके बाद देखिए, ये देखिए ये कितना क्वेश्चन घुमा रखा है। ठीक है, जिस बच्चे ने लैंज का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, और हेडिंग डाली होगी लैंज का नियम और ये परिभाषा रटी होगी, तो उसको अच्छे से उसने ये रिलेट कर लिया होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे। तो इसका जो सटीक आंसर होना था, किस पर आधार, यह नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। देखो कितना चालाकी किया है यहाँ पर। अगर लैंज का पूछता बच्चा डायरेक्ट कर लेता, लेकिन घुमा के पूछा, लैंज का नियम पूरा लिख लिया और उसको यहाँ पर पूछ लिया। ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है बेटा। ठीक है, आपसे देखो, जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो आपने अपनी कोचिंग संस्थानों में पढ़ा होगा, देखो टीचर ने सब कुछ पढ़ाया होगा। देखो टीचर, मैं इतना बोल दूं कि टीचर ने बुक से तो पढ़ाया होगा, घर की गप्पें तो लिखा नहीं रखी होगी आपको। तो ये क्या है, जो टीचर ने आप लोगों को चीजें करवा रखी है वही चीजें जो आपको कॉपी के अंदर आपके डाटा है वही चीजें घुमा के पूछ रखी। इसलिए आपको जब आप लोगों ने पहले राउंड में पेपर दिया होगा ना, तो आप लोग बेहोश हो गए होंगे, अब बेटा ये क्या आ गया। ठीक है, कहाँ से पेपर आ गया। ठीक। लेकिन जब आप लोगों ने एक बार एक दो बार फिर से पेपर को रीड किया होगा तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज आपको वो लगी होगी कि हाँ भैया एनसीईआरटी से तो चीजें हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि देखो 50 से 55 नंबर जो पेपर था ना वो एनसीईआरटी से था, लेकिन 15 नंबर का जो पेपर है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बाहर का पेपर है। ठीक है, बाहर के क्वेश्चन आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है, 10 से 15 नंबर तो आप मान के चलिए कि बाहर से पेपर बनाया गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा में गतिमान है, दिक काल में किसी बिंदु पर इसका मान वेक्टर ई बराबर कितना है, 9 वोल्ट मीटर है। इस बिंदु पर वेक्टर बी का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा जो क्वेश्चन आया था, ये आपका आया हुआ है कहाँ से, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका
जो 11वां चैप्टर है आपका विद्युत माफ कीजिएगा 7वां चैप्टर होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, वहां से ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, पहला ही हो जाता है। होना कौन सा फॉर्मूला लगना था इसमें, ई बराबर क्या होना था, बी सी होना था, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा, ई अपॉन सी, ठीक है। तो जो ई की आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 9, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, और सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8। जब ये आपका 3 से 3 कट जाता है यहाँ पर, 3 से 9 कट जाता और ये आ जाता 3 गुणा 10 की घात ऊपर चले जाता -8 टेस्ला, ठीक है। तो ये आपका बी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती, ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इतना देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण के नीचे नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दिया गया है तो दर्पण के सामने स्थित किसी बिंब का दर्पण से दिखने वाला प्रतिबिंब होगा। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पूरे बिंब का होगा, ठीक है, पूरे बिंब का, ये इसका सटीक आंसर हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूजन है। देखिए जो जनरली आप लोगों ने सोचा होगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। प्रोटो इसमें देखो फंसाने के लिए दिया था कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों स्थायी कण है, फंसाने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, जब आप लोग नाभिक देखते हैं तो नाभिक के अंदर तो आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों स्थायी कण रहते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए जो प्रोटॉन है वो क्या रहता है आपका स्थायी कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है एक अस्थायी कण होता है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ये हो जाता, ठीक है। क्यों होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों के अंदर बहुत एलिमिनेट किया होगा बच्चों ने, तो तांबा हटा दिया होगा, जहां तक मुझे लगे एल्युमिनियम हटा दिया होगा, ठीक है। ये तो आपका सीधा सीधा चालक है, कंडक्टर है। लेकिन अब बच्चा जो फंसा होगा यार फास्फोरस और पॉलीएलिलीन में क्या है, ठीक है। तो देखो भैया जहां तक मुझे पता है कि इसका आंसर जो है ज्यादातर जो चांसेस है पॉलीएलिलीन होने के हैं, ठीक है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो एक ब्लैक फास्फोरस होता है आपका, वो भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का अर्धचालक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस लिखा है। अगर हम चैप्टर के हिसाब से देखें तो फास्फोरस जो है वहां पर जो आपका सिलिकॉन है उसमें आपका अशुद्धि, जब उसकी अशुद्धि मिलाई जाती है, फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब वो वहां पर चीजें सिलिकॉन को क्या बना देता है, अर्धचालक बना लेता है। लेकिन जहां तक 70%, जहां तक मुझे लगता है कि जो आपका एग्जामिनर इसका आंसर करने वाला है, जो एग्जामिनर इसका आंसर देगा 70% वो पॉली एलिलीन एनिलीन है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों ने फास्फोरस किया है तो वो भी परेशान मत होना, चांसेस है कि ये भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन इन दो में से एक ही आंसर होगा, ये आप लोग तय मानिए। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जैसे यूपीएससी वालों का खेल होता है ना, खेला, वैसे ही है आप लोगों का खेला भी। ये इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना मैंने भर भर के बच्चों को कराई थी जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़े हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों की, ठीक है। पूरा 4-5 दिन तक मैंने यही क्वेश्चन करवाए थे। अब देखो उन्होंने सही किया हुआ है कि नहीं किया, ये तो अब वही जानेंगे, ठीक है, जब बात होगी उनसे। ए तथा आर दोनों क्या दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है तथा ए तथा आर दोनों गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रकाश तरंग को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी सरल रेखा में गमन करते हुए माना जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही है। और दूसरा क्या है, दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं के आकार की तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है। दोनों के दोनों कथन सही है, ठीक है। और दोनों ए जो है वो जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्यों हमें इस प्रकाश सरल रेखा में गति करते हुए माना जा सकता है, क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि दैनिक जीवन में सामान्य वस्तुओं की आकार तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, किसका, इस 9वें क्वेश्चन का, ठीक है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के। दो अलग अलग कार्यफलन वाली प्रकाश संवेदी धातुओं पर जब पराबैंगनी प्रकाश आपतित होता है, जिस धातु का कार्यफलन कम है उससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भैया ये बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पर दिया गया है कारण, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इसका आंसर होगा, ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और
आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए जितना मुझे लगता है भैया, ठीक है, 99% जो मैंने ये देखो बहुत सर्च रिसर्च करके ही आपको बताया है। ठीक है, और जितने बाकी अगर आप लोगों को देखेंगे बाकी यूट्यूबरों से भी आप लोग मेल कर लेना। ठीक है, बाकी बहुतों ने डाल दिया होगा यूके बोर्ड 2025 का ये पेपर, तो ज्यादा नहीं, देखो ज्यादा बहुत दो या एक या दो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा विवाद की स्थिति मत करना कि किसी ने क्या बता दिया, किसी ने क्या बता दिया। ठीक है, सर आपने ये बता दिया, ठीक है, या हमारे सर ने ये बता दिया, या कोचिंग वालों ने ये बता दिया, या यूट्यूब वालों ने ये बता दिया। ठीक है, वो सब का अपना अपना ओपिनियन, एक या दो क्वेश्चन किसी के, ठीक है, जो मेरे को नहीं लगता वो किसी और के हो सकते हैं, जो उनके नहीं है वो हमारे हो सकते हैं। ऐसा एक दो क्वेश्चन का हेर फेर हो सकता है, ज्यादा नहीं है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। बस ये मैंने इसकी जो ये 10 क्वेश्चन थे इसकी संभावित उत्तर कुंजी बताई। बाकी क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं जिनको मैं आप लोगों को एक एक करके कराऊंगा, और तभी कराऊंगा जब आप लोगों की प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में कि सर आप आगे का, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण एक प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं उसकी 2024 का जो पूरा पेपर है ना, कैसे उसने एग्जाम में करना था आपको। ठीक है, भले पांच चार या पांच क्वेश्चन कराऊंगा डेली के, चार पांच क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन डेली बेसिस पे अगर आपको करवाता हूँ, ठीक है, तो आपकी एक प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगी यूके बोर्ड फिजिक्स पेपर 2025 के नाम से। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।